हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैष्णवी एंड आज का एक हम चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। काइनेटिक्स, देखिए सबसे पहले केमिकल का मतलब तो हम लोगों को पता ही होता है। केमिकल शब्द जो है वो केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। तो काइनेटिक्स को हम लोग देखेंगे कि ग्रीक वर्ड, देख काइनेटिक्स जो होता है वो ग्रीक वर्ड है काइनेटिक्स, इसका मीन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि किसी टाइम को dt, यानी कि टाइम क्या होता है, टाइम dt, टाइम पीरियड होता है dt। किसी टाइम पीरियड में कोई एक सॉल्यूशन है और उसको अगर हम किसी से रिएक्ट करवाते हैं और उसकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंजमेंट आता है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइप का होता है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फास्ट रिएक्शन क्या होती हैं, स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए एक बार फिर से देख लेंगे कि फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं। फास्ट रिएक्शन को हम लोग आयनिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए जो भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एन है, ठीक है, ये एक एटम है, देखिए एन ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लगा है, ठीक है, और सी एल निगेटिव है, ये आयनित हैं, ठीक है, हिंदी में इसको आयनित बोलेंगे। ये एनायन है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इनको भैया देखो, इस प्लस वाले को माइनस वाला चाहिए, इस माइनस वाले को प्लस वाला चाहिए, और जैसे ही ये बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में ये एक दूसरे से अटैच होकर एक नया मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, ठीक है। तो जो फास्ट रिएक्शन होती हैं कि द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद हाई रेट ऑफ रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर जनरली प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड, ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बिकॉज दीज कंपाउंड कैन बी आयोनाइज्ड कम्प्लीटली, क्योंकि वो पूर्ण तरीके से आयोनाइज्ड होते हैं, एंड फॉर्म्ड अपोजिट आयंस विद इंटरेक्ट विद अदर आयंस एंड फॉर्म्ड प्रोटेक्ट ईजिली। देखिए कि कोई पॉजिटिव वाला है, ठीक है, उसको निगेटिव वाला चाहिए होता है, जैसे ही मिलता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ ऐड हो जाता है, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca Mg, ठीक है। तो ये बहुत ही कम टाइम में जैसे कि कोई इनको एटम मिलता है, ये उसके साथ ऐड होके या रिएक्ट करके एक नया सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और उसी को बोलते हैं हमारा फास्ट रिएक्शन, और इस फास्ट रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं, कि द केमिकल रिएक्शन विद कंप्लीट लो रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्लो। देखिए नाम से ही प्रकट है कि ये स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब होगा कि वो बहुत ही स्लो से रिएक्ट करता है, ठीक है। दीज रिएक्शन आर जनरली प्रेजेंट इन कोवलेंट कंपाउंड, ये किसी कोवलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड देखिए सबको पता है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए जिनमें कोवलेंट बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब कोवलेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, कोवलेंट वो होता है जहाँ पे दो मॉलिक्यूल होते हैं और एक एक का इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब साझा करके जो कंपाउंड बनाते हैं, वही हमारा होता है कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि ए एक मॉलिक्यूल है और बी भी, इन दोनों के रिएक्ट करने से एक प्रोडक्ट बनता है पी। अब देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन अ टाइम इंटरवल। देखिए एक टाइम इंटरवल, देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। मान लिया मैंने कि एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो रही है, कोई चीज़ है जो कि बहुत जल्दी से मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है। हर चीज़ में भले ही 1 सेकेंड लगे या उससे भी कम लगे, 1 सेकेंड का 1000वां भाग लगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो टाइम होता ही है। तो हर रिएक्शन के पूर्ण होने में कुछ ना कुछ टाइम अवधि लगती है, जिसको हम लोग समय अंतराल कहते हैं। तो समय अंतराल को हम लोग dt से डिनोट करेंगे, T, कैपिटल T। और अगर टी हाफ यानी कि अर्ध समय अंतराल कहें तो टी हाफ कर देंगे, इसके सफिक्स में टी 1/2 कर देंगे। टी हाफ का मतलब होता है इस टी का हाफ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होती है, x2 - x1 अपॉन t2 - t1 इक्वल्स टू dx/dt। x क्या होगा कि कोई भैया कंपाउंड है और उसकी कंसंट्रेशन में चेंजमेंट हो रही है किसी t के सापेक्ष, ठीक है।
तो कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें से उसकी कंसंट्रेशन जो द्वितीय अवस्था है उसकी, मतलब पहले सबसे पहले एक x1 होता है, कोई भी चीज़ होती है वो x1 होती है, ठीक है। अब जैसे उसको उसके साथ एक रिएक्टेंट ने रिएक्शन करी तो उसकी x2 हो गई। तो प्राथमिक अवस्था ये उसकी द्वितीय अवस्था हो जाएगी, ये पहले वाली अवस्था, ये उसके बाद वाली अवस्था। तो बाद वाली अवस्था में से पहले वाली अवस्था घटाएंगे और बाद के समय में से पहले वाला समय घटाएंगे, तो जो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, देखिए कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ ए ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को ए ले रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि भैया मैंने HCl लिया है, ठीक है। HCl एक बॉटल में है या एक फ्लास्क में है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ए है, ठीक है, एट टाइम T1, कि मान लो जो टाइम अभी स्टार्ट हुआ है वो अभी का टाइम मैंने नोट किया, उसको टाइम को T1 करा है, ठीक है, इज़ x1 मोल प्रति लीटर, और जिसकी मतलब कि हम लोगों ने x1 मोल प्रति लीटर लिया है आफ्टर टाइम इंटरवल T2। मतलब अब जब टाइम हम लोग उसको टाइम वॉच को क्लोज करेंगे तब हम लोग देखेंगे टाइम इंटरवल T2 इट विल डिक्रीज x2 मोल पर लीटर, जो कि अब डिक्रीज हो गया है, ठीक है। देन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अब ये क्या है, कंसंट्रेशन जो होगी वो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, इफ़ द, अगर हम लोग किसी की कंसंट्रेशन को बी लेंगे एट टाइम T2 इज़ x2 मोल पर लीटर आफ्टर टाइम इंटरवल टाइम T2 इट विल डिक्रीज x2 मोल पर लीटर, देन बिल्कुल सेम वैसे ही तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि b बराबर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको b लिया है और यहाँ पे a लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर a बराबर लिखा है, यहाँ पे b लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे b। ये थोड़ा समझाने के बेस पे करा है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी, फिर स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, उसके बाद उसके कुछ मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन होती है dx/dt, सबसे पहले याद रखिए dx/dt, और d होती है वही हमारी डेल होती है। डेल का मतलब होता है किसी चीज़ का अंतर, ठीक है। मैं कहूँ कि भाई अंतर होता है, जैसे कि पहले वाली कंडीशन का बाद वाली कंडीशन, तो उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए कंसंट्रेशन बटे टाइम हो गया ना, क्योंकि x जो है वो हमारी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है और इसकी सेकंड होती है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग बी इफ़ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली can the concentration of reactant if more than and reactant on participating in reaction then rate of depends on the इस पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कोई एक मैंने मान लिया कि कोई एक मॉलिक्यूल है ए, उसकी पावर n इंटू बी, उसकी भी पावर n। n क्या होती है कि वो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। n जो होता है वो n इक्वल्स टू 1 2 उसकी पावर होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया 0 और पढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो जो n होती है वो, अगर हम लोग कहें कि किसी 0 कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकालिए तो n का मतलब उसकी कोटि, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर, तो उसका वहाँ पे 0 रख देंगे और a कर देंगे, फिर इंटू b, अब उसका भी हम लोग 0 रख देंगे, तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है। तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे कि n क्या है, n हो जाएगी कोटि। तो ये याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n इंटू b की पावर n होता है, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए प्रोपोर्शनल का ये साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगी, कैसे डिनोट करेंगे, a की पावर n इंटू बी की पावर n, ठीक है। वेयर k इक्वल्स टू रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने बोला ये इसको भैया कांस्टेंट आता है तो वो k है, अब k को कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ a एंड b इज़ फर्स्ट, मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, जैसे a की भी 1 b की भी 1, तो यहाँ पे जब 1 इसकी भी 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के बराबर। इसको क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, k इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ठीक है ना।
अब देखेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई एक रिएक्शन है भैया, इस एक बाउल है एक बाउल ये है, इनके बीच में मैंने कोई रिएक्शन करवाई, तो इन दोनों पे जो इफ़ेक्ट डालती है, जो चीज़ इफ़ेक्ट डालती है, वो फैक्टर्स मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन को प्रभावित करती हैं, या तो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगी या उसकी दर को बढ़ा देंगी, कुछ भी जो बढ़ाती हैं या घटाती हैं, उस पर जो जो प्रभाव पड़ते हैं, किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग बोलते हैं। ओके, तो पहली चीज़ होती है कि टेम्परेचर। जैसे कि एक बर्तन है, मैंने यहाँ पे भाई इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी चीज़ की रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कोई भी है पॉट, इसमें मॉलिक्यूल्स भी होंगे, अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को टक्कर देगा तो दूसरा वाला तीसरे को देगा, चौथे को देगा, तो इसमें क्या होगा, कॉलिजन। इस टक्कर को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन। और किसी चीज़ में टक्कर जब भी होगी जब उसके पास कुछ खुद की एनर्जी होती है। टक्कर जब तक खुद के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक टक्कर नहीं हो सकती है, तो एक दूसरे को टक्कर देंगे। देखिए इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक ई, तो उसमें जैसे कि काइनेटिक ई को हम लोग बढ़ाएंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स में, तो काइनेटिक आ जाएगी, ठीक है। इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हुई, टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। देखिए विल इंक्रीज द कॉलिजन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम लोग इसके कॉलिजन को बढ़ा देंगे और किसी चीज़ के कॉलिजन के बढ़ने से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजमेंट आ जाती है, वो बढ़ जाती है। अब सेकंड फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं और इसकी जो इक्वेशन होती है बहुत ही सिंपल, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, PV बराबर NRT, जो कि हर बच्चा प्रत्येक बच्चा पढ़ के आया होता है, PV बराबर NRT। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, PV बराबर NRT। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन B, क्योंकि भाई ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। और अगर इक्वेशन हम लोग बहुत ही बचपन से, बहुत ही ये बच्चों वाली चीज़ है कि जब भी इधर आएगा बराबर के इधर तो गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो P इक्वल्स टू NRT अपॉन V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तब, तो जो P होता है वो कंसंट N अपॉन B क्या होती है, N अपॉन V बराबर होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होती हैं, कैटालिस्ट होती है कि किसकी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अगर हम लोगों ने उस चीज़ को बीच में रख दिया, जैसे कि दो दल होते हैं ना, दल, अब एक मजिया भी तो होता है, जैसे दो दल में बहुत भयानक लड़ाई हो रही है, अब किसी ने तो लड़ाई करवाई होगी, अचानक से त्रियुजा की लड़ाई करने नहीं लगे होंगे, तो जो बीच का होता है व्यक्ति उसी को बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। तो वही होता है पॉजिटिव अगर होगा, अगर हम लोग कहीं पे किसी रिएक्शन में पॉजिटिव कैटालिस्ट को रख देंगे तो रिएक्शन जो होगी वो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर पाइसन रख देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे एक बार कि ये क्या होती है। कि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, the stain of reaction can be sulfied as the number of reactant particular molecules ions whole concentration has been changed during reaction, it is expansion term। देख किसी रिएक्शन में जो चेंजमेंट आती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में ये चीज़ याद रखिए। अब एक नोट पॉइंट डलवाया गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, देखिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है गैसियस मॉलिक्यूल, जिसमें कि गैसियस मॉलिक्यूल है एंड वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर। कि देखिए यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल हैं ये मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन इन